हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी आदित्य वाईटी पर। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोमांस, मिस्ट्री, ड्रामा, एक्शन, सुपर पावर कहानियां से जुड़े इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नोवेल मजबूरी में बाधा एक रिश्ता, पार्ट 8। तुम मुझसे दूर भाग रही हो। वह अंदर गया। शुक्र था कि बालकनी का दरवाजा सिर्फ लगा हुआ था, लॉक नहीं था। वह जब अंदर गया तो उसने नाइट लैंप जलाया और देखा तो बेड के पास ऊपर एक बड़ी सी नीली की फोटो लगी हुई है और साइड में अभिराज के साथ, अभय के साथ, आयुष के साथ, सोनिया, राज और मनसब के साथ है। अरविंद बेड के ऊपर चका जाकर नीली के फोटो को छूते हुए बोला, मुझसे नाराज होना इसलिए जब मेरा दिल तुम्हारे करीब आना चाहता है तो तुम मुझसे दूर भाग रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। इंतजार करूंगा तुम्हारा मेरे करीब आने का। चलो कोई बात नहीं, अभी तो तुम यहाँ नहीं हो तो तुम्हारे कमरे में आज मैं सो जाता हूँ। जब तुम आओगी तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बाहों में अपनी नींद पूरी करूंगा, क्योंकि अब ये दिल तुम्हारे बिना धकना नहीं चाहता है। हाँ माना, मैंने तुम्हें खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की, तुम्हारा दिल भी दुखाया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुम मुझे सजा दो। प्लीज नीली, अब मुझे अकेले मत होने दो। ये सब सोचते हुए अरविंद बेड पर लेट गया और नीली की ख्यालों में उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। बेचारा नीली के प्यार में, नीली के ही घर में, उसके ही बेड पर सो रहा था। अगर कोई इस वक्त नीली के कमरे में आ गया तो उस बेचारे का क्या होगा। लेकिन शुक्र था कि सुबह उसकी नींद सबके जागने से पहले खुल गई और वह जैसे आया था वैसे ही बालकनी से नीचे कूदकर वह दीवार फांदकर अपनी कार के पास आया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर बैठते हुए उसने खुद से कहा, देख लो प्यार करने का नतीजा। बाउंड्री कूदकर चोरों की तरह होने वाली बीवी से मिलने जाना पड़ रहा है, और हमारी बीवी है जो कि हमसे मिलना ही नहीं चाहती, इसलिए पता नहीं अपने कौन से रिलेटिव या फ्रेंड्स के घर जाकर मस्ती कर रही होगी। वह अपनी नींद पूरी कर रही होगी और यहाँ हम उनके ही बेड पर रात भर उनका इंतजार कर रहे थे। अरविंद बेटा, तुझे बहुत सारे पापा बेलने होंगे क्योंकि तूने उसे रुलाया है, इसलिए तू भी तैयार हो जा। वह कितना तुझे रुलाएगी और कितना खुद को मनाने के लिए तुझे मजबूर करेगी पता नहीं, पर क्या करूं, जब रुलाया है तो रोने के लिए अब तैयार हूं। लेकिन उससे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। प्यार जब दूर जाता है ना, उसका दर्द मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं नीली को खुद से दूर इसलिए कर रहा था ताकि उसे वह दर्द न मिले जो मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन अब नहीं नीली मल्होत्रा, तुम जीत गई और मैं हार गया। जहां मैं ये सोचता था कि अगर मैंने तुमसे प्यार किया तो तुम्हें भी सिर्फ दर्द दूंगा, वहीं तुम्हारे प्यार ने मुझे अब तुम्हारे करीब आने पर मजबूर कर दिया है। बस अब ये देखना बाकी है कि कब तुम मुझे अपने बाहों में प्यार से कब भरोगी। नीली के बारे में सोचते हुए अरविंद के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और वह कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ आर्मी कैंप में हमेशा ही जब से कसक और अभय की शादी हुई है तब से अभय को कसक की बाहों में सुकून की नींद आती थी। उससे वक्त का पता ही नहीं चलता था। जहां पहले वह वक्त का पाबंद हुआ करता था, एकदम वक्त पर उठना, वक्त पर अपना काम करना, खाना, एकदम डिसिप्लिन में था, और अब कसक की बाहों में वह अपनी नींद पूरी करने के लिए सब कुछ भूल जाता था। वही आज भी उसके साथ यही हो रहा था। वह कसक की बाहों में उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए गहरी नींद में सो रहा था। जब अचानक से उसका फोन रिंग करता है। अभय हड़बड़ाकर उठा और अपना फोन इधर उधर ढूंढने लगा ताकि जल्दी से उसे बंद कर सके, ताकि उसकी लिटिल वाइफ की नींद न खराब हो। अभय ने जल्दी से अपने पैंट की पॉकेट से फोन निकाला और उसे साइलेंट किया। उसने देखा कि उसे रघुवीर सिंह कॉल कर रहे थे। उसने फोन कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से रघुवीर सिंह ने कहा, अभय कहाँ हो तुम? मैंने अर्ली मॉर्निंग मीटिंग के लिए कहा था, सुबह के 5:00 बज रहे हैं, अभी तक तुम नहीं आए हो। अभय ने टाइम देखा तो सुबह के 5:00 बज चुके थे और सारे ऑफिसर्स मीटिंग के लिए आ चुके होंगे। अभय ने देखा कसक नींद में कसमसा रही है। उसने तुरंत कसक के बालों को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। कसक फिर से नींद की आगोश में चली गई तो अभय झुककर उसके माथे को चूमकर बेड से उठ गया। वह जल्दी से जाकर फ्रेश हुआ, मुंह हाथ धोया और व्हीलचेयर में बैठकर अपने रूम से बाहर निकला और रघुवीर सिंह के ऑफिस की तरफ चला गया। वहां जाने पर उसे पता चला कि बाकी के ऑफिसर्स आ चुके हैं, जिसमें मिस्टर खन्ना, नितिन और गौरव जी थे, और भी कई ऑफिसर्स थे जो अभय से हाई पोस्ट पर थे और उससे नीचे भी थे। अभय ने जाकर सबको सैल्यूट किया।
अभय अभी अपनी व्हीलचेयर पर ही बैठा था, तभी मिस्टर गौरव ने कहा, अभय तुम्हें ऑफिसर्स के बारे में पता ही है कि 5 ऑफिसर्स का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या हमें उन्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? ऐसा हो सकता है कि दुश्मन देश उन्हें किडनैप करके अपने पास रखे हो, उन्हें फोर्स किया जा रहा हो किसी तरह के वक्त के लिए। अभय मिस्टर गौरव की बात सुनकर उनसे बोला, सर पहले बात जो वो चल रही थी वह खत्म हो चुकी है और हमारे सारे ऑफिसर्स वापस आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ वह 5 ऑफिसर्स जो मानिक और कप्तान और बाकी 3 ऑफिसर्स थे जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो के वक्त उन्हें चोट लग गई हो और वह कहीं ऐसी जगह चले गए हो। मैं अमन जी को देखना चाहूंगी जहां किसी तरह का कोई नेटवर्क ना हो जिससे वह हमें कोई खबर कर सके। लेटर आजकल चलता नहीं है और फोन अगर काम ना कर रहा हो तो हमें इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता। मैं कहूंगा कि जो हमारे ऑफिसर्स वो वाले इलाके के आसपास हो उन्हीं को वहां ढूंढने के लिए कहा जाए, क्योंकि वह उस इलाके के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे और अगर उसके बाद भी उनके बारे में कुछ पता न चलता है तो फिर हमें वहां अपने ऑफिसर्स भेजना चाहिए। अभय की बातें सबको समझ आ रही थी कि अभय एक लॉजिकल बात कर रहा था। ऑफिसर खन्ना ने रघुवीर सिंह से कहा, रघुवीर मैंने इसीलिए कहा था कि इस मीटिंग के लिए अभय को बुलाया जाए, वह कोई ना कोई लॉजिकल आइडिया जरूर देगा। रघुवीर सिंह ने हामी भरी, क्योंकि उन्हें अभय की सारी बातें हमेशा सही लगती थी, क्योंकि वह हमेशा ऐसे ही लॉजिकल बातें उन सबको बताता था जो उनके यूज करने के लायक हो। रघुवीर सिंह ने बाकी के आर्मी ऑफिसर्स को वहां बुला लिया ताकि अभय उन्हें कुछ बता सके, ट्रेन कर सके। इस वक्त वहां पर रघुवीर सिंह और मिस्टर खन्ना और मिस्टर गौरव ऑफिस से बाहर चले गए थे, क्योंकि यह वो ऑफिसर्स थे जिन्हें अभय कुछ स्क्रीन पर मैप्स में समझाता था जो उनके ट्रेनिंग का हिस्सा था। यहाँ पर सिर्फ नितिन रुका था अभय के साथ, बाकी की तीनों सीनियर ऑफिसर जा चुके थे। अभय उन ऑफिसर्स को स्क्रीन पर उन एरियाज को दिखा रहा था जहां उन्हें सुबह और रात को मिलिट्री जॉगन के अकॉर्डिंग उन सभी एरियाज के बारे में पता करना था। वहां कितने इलाके में पुलिस स्टेशन है और वहां की एक्टिविटीज क्या है, हर ऑफिसर को अलग अलग जगह दी जा रही थी। यह काम अभय और निखिल ही हर नए आए बैच को सिखाते थे और उन्हें एक टारगेट दिया जाता था और उसे टारगेट को पूरे करने वाले ऑफिसर को उन सब का इंचार्ज बनाया जाता था। हर ग्रुप में 5 से 7 ऑफिसर्स होते थे और जो ऑफिसर सबसे ज्यादा टारगेट पूरा करता था उन्हें उन 5-7 ऑफिसर्स का इंचार्ज बनाया जाता था और उसके बाद वह उन ऑफिसर्स के सारी एक्टिविटीज को नोट करता था और उनकी किसी गलत काम का जिम्मेदार भी वही ऑफिसर होता था। इसलिए जितनी पावर होती थी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी। वहीं दूसरी तरफ सुबह के 7 बजे देहरादून में दृष्टि के वार्ड में सभी जमा थे। अमन, मालिनी जी, मोहित जी, अमन के दादा दादी और उसकी बहन दिया, उसके बड़े माँ पापा, मतलब पूरी खुराना फैमिली इस वक्त दृष्टि के वार्ड में थी, क्योंकि दृष्टि की आंखों की पट्टी खुल रही थी। आज दृष्टि के ऑपरेशन का 3rd डे हो चुका था और आज उसकी आंखों की पट्टी खुल रही थी, इसलिए सभी इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने धीरे धीरे करके दृष्टि की आंखों से पट्टी खोली और कॉटन में एक लिक्विड डालकर उसकी आंखों को पोंछा और फिर उसने साफ कॉटन से उसकी आंखों को एक बार फिर से पोंछा और दृष्टि से कहा, मिसेज खुराना आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगी? दृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अमन जी को देखना चाहूंगी। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए दृष्टि से कहा, ठीक है, आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकती हैं, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। स्लोली स्लोली आंखें खोलिए। दृष्टि ने जब धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोला तो उसकी आंखों के सामने धुंधलापन था और उसे इतना दिखाई दिया कि उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं। तो उसने अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया। उसने अपने हाथ को उठाकर अपनी आंखों को मलना चाहा, लेकिन तभी डॉक्टर ने उसके हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कीजिए, अपनी आंखों को रिलैक्स दीजिए और एक बार फिर से आंखें खोलिए, मलना नहीं है। कुछ सेकंड के बाद दृष्टि ने फिर से अपनी आंखों को धीरे धीरे खोला और इस बार उसे वह चेहरे थोड़े क्लियर नजर आए और उसने अपने जस्ट सामने एक हैंडसम सा चेहरा देखा जिसका चौड़ा माथा था, मोटे भौहें, पतली और गुलाबी होंठ और परफेक्ट जॉलाइन और खड़ी नाक, एकदम परफेक्ट हैंडसम लुक। दृष्टि ने कुछ देर के लिए अपनी पलकों को झपकाया और कहा, अमन जी। अमन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अमन जल्दी से दृष्टि के पास आया और उसके माथे की साइड में किस करते हुए बोला, तुम मुझे देख पा रही हो दृष्टि? दृष्टि ने हाँ में सर हिलाया। तो एक बार फिर से अमन ने उसके माथे की साइड में किस किया और उसे अपने सीने से लगा लिया।
दृष्टि बाकी सबको भी देख रही थी, सबके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी कि अब उनके बेटे की जिंदगी परफेक्ट होगी। दृष्टि की आंखों में आंसू आने लगे थे, उसकी आंखें छलछला गई थी। तभी डॉक्टर ने कहा, नहीं मिसेज खुराना, रोना नहीं है, आपको अपनी आंखों का बहुत केयर करना है, क्योंकि किसी भी तरह की धूल मिट्टी कंकर या आंखों में आंसू आने नहीं देना है। अभी आप कुछ दिनों तक अपनी आंखों का ध्यान रखिए, उसके बाद आपकी आंखें परफेक्टली सही हो जाएगी, फिर किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया और अमन ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं ध्यान रख लूंगा। दृष्टि अमन का चेहरा देख रही थी, वह क्या क्या करेगा उसके लिए, वह इसे इतना प्यार करता है कि उसके ना देख पाने के बाद भी अपना लिया। उसने खुद उसका ऑपरेशन करवाया और अपनी फैमिली को भी उसके लिए मना लिया, और अब डॉक्टर उसे दृष्टि कहकर नहीं मिसेज खुराना कहकर बुला रहे थे, क्योंकि अमन का नाम अमन खुराना था। मालिनी जी दृष्टि और अमन के पास आए, उन्होंने अमन के कंधे पर हाथ रखा और दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, रोना नहीं है, मुस्कुराना है, और मेरे बेटे की जिंदगी को अपनी हंसी से भरना है, खुशियों से भरना है। दृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया, सभी आकर दृष्टि से मिले, उसे खुश रहने की हिदायत दी और आशीर्वाद दिए। और अमन से मोहित जी ने कहा, अमन तुम दृष्टि के साथ रहो, हम डॉक्टर से बात करके आते हैं, अगर डॉक्टर दृष्टि को डिस्चार्ज देते हैं तो आज हम उसे घर लेकर जाएंगे। अमन ने हाँ में सिर हिलाया। तो मोहित जी और बाकी सभी वार्ड से निकलकर चले गए। दृष्टि अमन के सीने से लगी हुई उससे बोली, डॉक्टर मुझे मिसेज खुराना क्यों कह रहे थे, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। तभी अमन ने कहा, हाँ तो हो जाएगी, मॉम डैड ने हमारी शादी करने की सारी तैयारी कर ली है, बस हमारी एंगेजमेंट एक हफ्ते में होगी और उसके बाद फिर शादी, और शादी के लिए बाकी सबको बुलाना है। लेकिन अभय ने बताया था कि कसक का आज ऑपरेशन होने वाला था, मैंने अभी बात नहीं की है, क्या पता ऑपरेशन हो भी गया होगा तो कसक को एक हफ्ते तक तो हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके ठीक होते ही हमारी एंगेजमेंट और हमारी शादी भी हो जाएगी। मुझे मेरे हब्बी के पास जाना है। दृष्टि मुस्कुराए और फिर से वह अमन की सीने से लग गई और अमन ने भी दृष्टि को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब दृष्टि पूरी तरह से उसकी बीवी बन जाएगी, लेकिन उसके लिए उन्हें कसक के ऑपरेशन का सक्सेसफुल होने का इंतजार करना था, ताकि उनकी शादी में कसक भी एंजॉय कर सके, क्योंकि कसक ने अमन से कहा था कि जब वह शादी करेगा तो कसक उसकी शादी में डांस करेगी, और अमन ये कैसे इग्नोर कर सकता था कि उसकी बहन ने उसकी शादी में डांस करने के लिए कहा है। अमन ये सब सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने दृष्टि से कहा, दृष्टि कसक को हमारी शादी में डांस करना है, देखना वह बहुत बदमाशी करेगी, उसका बचपना और उसकी हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं सच में उसे अपनी बहन की तरह मानता हूँ, मैं उसे दिया से कम नहीं मानता और वह मुझे भाई मानती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दृष्टि अमन का चेहरा देख रही थी, कसक के बारे में बात करते हुए भी अमन खुश हो जाया करता था। दृष्टि ने अमन को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, जब वह आएगी तो आप उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करना, क्योंकि वह आपकी बहन है ना। अमन ने हाँ कहा और उसने वापस से दृष्टि के माथे को चूमकर उसे कसके अपनी बाहों में भर लिया। वहीं दूसरी तरफ अभय के रूम में अभय के उठकर जाने के बाद कसक आराम से सो रही थी, क्योंकि अभय उसे वापस सुलाकर गया था। लेकिन अब सुबह के 9 बज रहे थे और कसक की आंखें खुल गईं, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। वैसे तो रानावत हवेली में वह 8:00 बजे तक उठती थी और फ्रेश होने के बाद सीधे सुनैना जी के पास चली जाती थी, और सुनैना जी उसे प्यार से जो भी बनाती थी वह खिलाती थी। कसक उठकर बेड पर बैठी और अपने बाल खुजाने लगी। वह इधर उधर सब तरफ देखने लगी, यह कौन सी जगह है उसे नहीं पता था, और उसने पूरे रूम में देखा लेकिन उसका हब्बी उसके पास नहीं था, यानी कि अभय रूम में कहीं नहीं था। कसक अपने पैरों को मोड़कर बैठ गई, उसने अपने बाल खुजाते हुए कहा, हब्बी आप कहाँ चले गए, मुझे यहाँ छोड़कर। हब्बी, गंदे हब्बी। बेचारा अभय, उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी बीवी फिर से उसे गंदे हब्बी बोल रही है। कसक अपनी जगह से उठी, बेड के नीचे पैर रखा तो उसके स्लीपर रखे हुए थे। कसक ने स्लीपर पहने और इधर उधर अभय को ढूंढने लगी, लेकिन वहां अभय नहीं था। अब कसक अभय को कहां ढूंढे, ये सोचकर कसक रूम से बाहर निकली और वह अपने बालों को खुजाते हुए पूरे ग्राउंड को देखते हुए अभय को ढूंढ रही थी, लेकिन वहां अभय नहीं, लेकिन बाकी सभी दिख रहे थे, उसे भी बाकी सब देख रहे थे और सब हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रहे थे। जो ऑफिसर्स अभी ग्राउंड में परेड कर रहे थे उन्हें कसक के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
और कसक एक लॉन्ग व्हाइट शर्ट पहने उन सबको देख रही थी। कसक ने जो शर्ट अभय का पहना था वह अभी उसकी थाई से थोड़े नीचे जा रही थी, मतलब उसकी घुटने दिख रहे थे, और वह सबको देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी एक ऑफिसर जो परेड की सबसे आगे था, उसने कसक से पूछा, मैडम आप कौन है और यहाँ आर्मी कैंप के अंदर क्या कर रही है? कसक उसकी रौबदार आवाज सुनकर थोड़ा सहम गई और वह अपने कदम पीछे लेने लगी। वह ऑफिसर भी यह समझ गया था कि कसक नॉर्मल नहीं है, वरना वह ऐसे ही बाहर नहीं आ जाती। उसने इस बार अपने आवाज को थोड़ा नॉर्मल करते हुए पूछा, मैडम आप कौन है और यहाँ कैसे आ गई हैं? बताएंगी? कसक ने उसे देखते हुए पूछा, मुझे यहाँ हब्बी लेकर आए थे कल रात को, वह बड़ी मूंछ वाले अंकल उनके पास। वह ऑफिसर ये समझ नहीं पाया कि कसक बड़ी मूंछ वाले अंकल किसे कह रही है, और बाकी सभी ऑफिसर तो कसक को देख रहे थे, उनकी नजर कसक से हटी नहीं रही थी। कसक जितनी खूबसूरत थी और अभी जो शर्ट उसने पहन रखी थी उसमें वह और भी खूबसूरत लग रही थी, और वह ऑफिसर्स उसे न देखें ऐसा हो ही नहीं सकता था। वैसे देखा जाए तो कसक का जो शर्ट था वह उसके पूरे बॉडी को कवर कर रहा था, सिर्फ घुटने के नीचे उसके पैर नजर आ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, एक मर्द की शर्ट को अगर औरत पहने तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, और इस वक्त कसक के साथ यही था। वह अभय की शर्ट में बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। कसक उन ऑफिसर के बारे में कुछ भी जानती नहीं थी, और जैसा कि उसे राजीव जी और अभय ने बोल रखा था कि वह किसी भी अनजान शख्स से बात न करे, इसलिए कसक उस ऑफिसर से दूर होते हुए बोली, मेरे हब्बी कहाँ है? मेरे हब्बी मुझे यहाँ लेकर आए थे, हब्बी हब्बी आप कहाँ हो? कसक जोर जोर से अभय को बुलाने लगी, वही ऑफिसर जो पिछली रात कसक को अभय के साथ देख चुके थे। उन्होंने कसक को देखकर कहा, भाभी आप यहाँ इस तरह से क्यों हैं? आप मेजर के साथ ही ना? जैसे ही ऑफिसर ने कसक को भाभी और मेजर के साथ थी कहा, वैसे ही बाकी सब ऑफिसर उस ऑफिसर को देखने लगे, यानी कि ऑफिसर जुनेजा को। अभी अभय ऑफिस में अपने जूनियर ऑफिसर्स को सिखा रहा था। एक जूनियर ऑफिसर भागते हुए वहां आया और अभय को सैल्यूट करने के बाद बोला, मेजर आपकी वाइफ बाहर ग्राउंड में है, वह आपको ढूंढ रही है, शायद उन्हें नहीं पता कि आप इस वक्त यहाँ हैं। जैसे ही अभय ने ये सुना कि उसकी वाइफ उसे ग्राउंड में ढूंढ रही है, वैसे ही वह अपने व्हीलचेयर के हैंडल को कंट्रोल करते हुए बाहर निकला, और उसके पीछे बाकी सभी ऑफिसर्स भी बाहर निकले। और बाहर ग्राउंड में सभी ऑफिसर्स कसक को देख रहे थे। उन सबको यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी और इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की इतने सख्त मेजर अभय रानावत की वाइफ है। इस समय आकाश भी वहीं खड़ा था। अभय जल्दी से वहां ग्राउंड में आया और उसमें देखा कि कसक आगे खड़ी है और बाकी सारे ऑफिसर्स उसे देख रहे हैं। उससे कई बात करना चाहते थे, लेकिन कसक थी कि वह सिर्फ अपने हब्बी की बातें सुनती थी या अपनी फैमिली की, यानी कि रानावत फैमिली की। अभय जल्दी से आगे बढ़ा। उसने देखा कि सभी ऑफिसर कसक को ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, तो जो उसने कोट पहन रखा था जल्दी से उसे उतारकर कसक के पास जाकर उसके कमर पर बांधते हुए बोला, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? हमेशा तो देर से उठती हो। कसक अभय को देखकर खुश हो गई और उसने अभय के गाल पर झुककर किस करते हुए कहा, हब्बी आप कहाँ चले गए थे? मैं ढूंढ रही थी आपको। कसक के अभय के गाल पर किस करने से वहां खड़े सभी ऑफिसर्स की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सभी अभय और कसक को हैरानी से देख रहे थे। तभी अभय ने कहा, आप सबका परेड ओवर होता है, जाइए यहाँ से। सभी ने अभय को सैल्यूट किया और वहां से जाने लगे, लेकिन कसक की खूबसूरती उन्हें पलटकर देखने पर मजबूर कर रही थी, और अभय उसने जल्दी से कसक को खींचकर अपनी गोद में बैठाया और उसे लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। मैं ऑपरेशन कराऊंगी हब्बी। रूम में आने के बाद अभय थोड़ा गुस्सा होते हुए कसक से बोला, किसने कहा था तुम्हें रूम से बाहर जाने के लिए? बीवी इस तरह से बाहर गई तो सब तुम्हें देख रहे थे ना? कसक मुंह फुलाते हुए बोली, तो हब्बी आप मुझे छोड़कर यहाँ अकेले क्यों गए? मैं तो किसी को जानती भी नहीं, आप रहते तो अच्छा रहता। मैं तो उन भैया से बोल भी रही थी कि मुझे मेरे हब्बी के पास जाना है, और मेरे हब्बी कल मुझे यहाँ बड़ी मूंछ वाले अंकल के पास लेकर आए थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं बड़ी मूंछ वाले अंकल के बारे में। कसक के ये कहने पर अभय मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह रघुवीर सिंह को बड़ी मूंछ वाले अंकल कह रही थी। अभय ने कसक के गाल पर किस किया और कहा, उनका नाम रघुवीर सिंह है, तुम उन्हें सिर्फ अंकल कहो, ऐसे बड़ी मूंछ वाले अंकल कहना अच्छा लगता है क्या?
कसक अभी सोकर उठी थी और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसका हब्बी खुद भी उसका दीवाना हो रहा था। अभय ने कसक के दोनों गाल को पका और उसकी होंठ पर अपनी होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा और धीरे धीरे उसके हाथ नीचे कसक की उभर तक चले गए। वह उसके उभार को हल्के हाथों से रब करने लगा। वही कसक का जिस्म एकदम गर्म हो उठा और वह अभय की बाहों में समा गई। कुछ देर में जब किस करते हुए अभय अपना किस डीप और लॉन्ग पैशनेट किस में बदल चुका था तो कसक को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, जिस पर अभय ने उसकी होठों को अपने होठों से आजाद किया और उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए कहा, इस तरह से दोबारा कभी बाहर नहीं निकलना। तुम्हें ऐसे सिर्फ मैं देख सकता हूं, कोई और नहीं, और अगर दोबारा किसी के सामने तुम ऐसे आए ना तो इससे भी बड़ी सजा दूंगा। कहते हुए अभय कसक को देख रहा था। कसक ने एकदम से अपने होंठ अभय के होठों पर रखे और उसके होठों को काट दिया और उसके होठों से अलग होते हुए बोली, आप ऐसे मेरे होठों को काट देते हो, इसलिए मैंने भी आज काट दिया। अभय मुस्कुराया और उसने कसक की गर्दन पर किस करना शुरू किया। उसके क्लीवेज, उसके उभार, उसके गर्दन, कॉलर बोन, हर जगह वह किस कर रहा था और कसक की पूरी बॉडी कांप रही थी। उसकी बॉडी में गूसेबम्प्स आ रहे थे। अभय ने कसक को अपनी बाहों में थामे रखा था और उसे किस कर रहा था और वही कसक अभय की कॉलर को अपनी मुट्ठी में कसकर थामे हुई थी। तभी एक बार फिर से अभय का फोन रिंग करने लगा। अभय ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला तो देखा राजीव जी का कॉल आ रहा है। अभय ने कसक के होठों को छोड़ा और फोन रिसीव करके सांस भरी आवाज में कहा, हेलो डैड। तो दूसरी तरफ से राजीव जी ने कहा, सुबह के 11:00 बजे कसक के ऑपरेशन का टाइम है, उसे ले आओगे। अभय ने टाइम देखा तो अभी 9:30 बज रहे थे। अभय ने कहा, मैं उसे ले आऊंगा, बस थोड़ी देर में हम वहां पहुंच रहे हैं। राजीव जी ने अभय से और आगे कुछ नहीं कहा और उन्होंने कॉल कट कर दिया। अभय ने फोन को अपने बेड पर फेंका और वापस से कसक के होठों पर अपनी होंठ रखकर उसे बेइंतहा किस करने लगा। उसने अपने एक हाथ को कसक के गर्दन के नीचे रखा और दूसरे हाथ को उसके कमर के नीचे रखकर उसे और ऊपर उठाकर उसे किस करने लगा। उसके हाथ उसकी जांघ पर चल रहे थे, कमर पर चल रहे थे, उसके हिप पर चल रहे थे और वह उसे बेतहाशा किस कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कई दिनों तक वह कसक को ऐसे किस नहीं कर पाएगा, ऐसे प्यार नहीं कर पाएगा, और क्या पता सेकंड ऑपरेशन के बाद क्या हो। इसलिए बस वह अभी कसक को जी भरकर प्यार कर रहा था, किस कर रहा था। कुछ देर में किस करने की वजह से कसक की सांस उखड़ने लगी थी तो उसने अभय की शर्ट की कॉलर को और कसकर पकड़ लिया, जिस पर अभय ने उसके होठों को छोड़ा और जिस हाथ से वह कसक की कमर को रब कर रहा था उसे कसक के गाल को थपथपाते हुए उससे बोला, बीवी ठीक हो। कसक गहरी सांस ले रही थी और उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अभय को देखते हुए अपने सर को हाँ में हिलाया और वह उसके गले से लग गई। इस वक्त अभय और कसक दोनों का ही चेहरा एक दूसरे के गर्दन में घुसा हुआ था। कसक के खुले बालों में अभय ने अपना चेहरा छुपा रखा था, वहीं कसक के होंठ अभय के गर्दन को छू रहे थे। कसक ने धीरे से कहा, हब्बी भूख लगी है। अभय ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, ठीक है, कपड़े चेंज कर लो, फिर हम बाहर चलते हैं, कुछ खाने के बाद तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, आज ऑपरेशन होगा ना तुम्हारा। ऑपरेशन का नाम सुनकर कसक के हाथ अभय के कमर के चारों तरफ लिपट गए, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद उसे दर्द बर्दाश्त करना पड़ता था और यह चीज कसक को बहुत रुलाता था। अभय ने महसूस किया कि कसक ने उसकी कमर के चारों तरफ हाथ लपेटकर उसे कसकर पकड़ लिया है। तो अभय ने उसके चेहरे पर आए बाल को उसके कान के पीछे किया और उसके कान को किस करते हुए कहा, बीवी मेरी तरफ देखो। कसक ने पहले तो उसके गर्दन में अपने चेहरे को छुपाए हुए हिना में अपनी सर को हिला दिया। तभी अभय ने फिर से दूसरे हाथ से उसे कसके अपनी बाहों में भरा और अपने एक हाथ को उसके गाल पर रखकर अपने अंगूठे से उसके गाल को रब करते हुए कहा, काशू बच्चा मेरी बात सुनो, देखो मुझे मैंने तुमसे कहा था ना कि ऑपरेशन हो जाएगा तो तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा, ऑपरेशन के बाद तो क्या तुम यह नहीं चाहती कि मैं तुम्हें प्यार करूं। अभय की यह कहने पर कसक ने उसकी तरफ उसकी आंखों में देखकर उससे कहा, हाँ आप मुझे प्यार करो। तो अभय ने उससे कहा, तो फिर यह ऑपरेशन करना होगा ना बच्चा, ताकि तुम ठीक हो जाओ और तुम मुझे बहुत सारा प्यार करने के लिए दो। कसक तुरंत अभय की सीने से लग गई और उसने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन दर्द नहीं होगा ना। अभय मुस्कुराया और बोला, दर्द तो होगा बच्चा, और वह दर्द तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, लेकिन पता है उस दर्द के बाद क्या होगा, मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। अभय का ये कहना था कि कसक के होठों पर एक मुस्कुराहट खिल गई और उसने कहा, मैं कराऊंगी ऑपरेशन हब्बी।
आपके साथ रहने के लिए ऑपरेशन कराऊंगी। अभय कसक के मुंह से निकले अल्फाजों को सुनकर हैरान था कि वह लड़की उसके साथ हमेशा रहने के लिए अपना ऑपरेशन करने को तैयार है। सिर्फ अभय ने कसक को अपनी बाहों में भर लिया। वह ये सोच रहा था कि अगर कसक नॉर्मल होती, उसके साथ बचपन में वह हादसा नहीं होता, वह पूरी तरह से ठीक होती, तो आज वह दोनों अपनी मैरिड लाइफ को कितनी अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे होते। दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते। ऑपरेशन सक्सेसफुल। लेकिन फिर अभय ने ये सोचा कि क्या जब दोनों के बीच में सब कुछ सही होता तो उनके बीच इतनी मोहब्बत होती। क्योंकि काशवी तो पूरी तरह से नॉर्मल थी, अच्छी थी, और नॉर्मल होने के बावजूद उसने अभय से अपना रिश्ता उस वक्त तोड़ दिया था जब उनकी शादी को सिर्फ 2 दिन बचे थे, और कसक अब नॉर्मल होने के बाद उससे शादी करने को तैयार हुई थी। इसलिए कहते हैं कि ऊपर वाला जो करता है वह बेहतर करता है, और शायद कसक का एबनॉर्मल होना ही उन दोनों के रिश्ते की मजबूती है। अभय ने कसक को अपने गोद से उठाकर खड़ा किया और उससे कहा, तुम कपड़े चेंज कर लो, फिर हम बाहर जाएंगे। कसक ने अभय से कहा, हब्बी आप तैयार कर दो। अभय मुस्कुराया और उसने कसक को फ्रेश होकर आने के लिए कहा, तो कसक तुरंत बाथरूम में घुस गई और कुछ ही देर में फ्रेश होकर आ गई। तो अभय ने प्यार से कसक के बालों को संवारा और एक व्हाइट कलर का सोबर शूट कसक दिया और उसे चेंज करने के लिए कहा। अभय कसक के सामने खड़ा हो गया और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, चलो तैयार हो जाओ, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। वह व्हीलचेयर पर बैठकर कमरे से बाहर आया और दरवाजे के पास रुक गया ताकि कसक आराम से तैयारी कर सके। कुछ मिनटों बाद कसक ने एक सिंपल सा सोबर सूट पहना हुआ था जो उसकी मासूमियत को और भी निखार रहा था। वह बाहर आए तो अभय उसे देखकर मुस्कुरा दिया, चलो पहले कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, फिर सीधे हॉस्पिटल चलेंगे। कसक ने हामी भरी और उसने अभय का हाथ पकड़ लिया। दोनों कैंटीन की ओर बढ़ चले। कैंटीन में पहुंचकर अभय ने कसक के लिए उसकी पसंद की चीजें मंगवाई। खाने के दौरान कसक का ध्यान बार बार अभय पर टिका रहता, मानो वह उसकी हर हरकत को याद करना चाहती हो। अभय ने उसकी इस बेचैनी को भांप लिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, कुछ नहीं होगा बच्चा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। कसक ने उसकी आंखों में देखा और एक अजीब सी शांति महसूस की। वैसे तो कसक बच्ची जैसी थी, लेकिन वो अभय को पूरी तरह समझती थी। नाश्ता खत्म करने के बाद दोनों हॉस्पिटल के लिए निकले। रास्ते में कसक शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर साफ झलक रहा था, अभय से दूर होने का डर। जब अभय ने कसक को ऐसे देखा, अभय ने उससे बातें करके उसे नॉर्मल रखने की कोशिश की। याद है पिछली बार ऑपरेशन के बाद तुमने मुझसे आइसक्रीम मंगवाई थी, आज भी मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगा। कसक मुस्कुराए, हाँ, लेकिन इस बार चॉकलेट वाली। उसने तुरंत अभय को अपनी फरमाइश बताए। अभय भी तुरंत मान गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही राजीव जी और सुनैना जी उनका इंतजार कर रहे थे। आयुष, राघवेंद्र जी, अभिराज, नीली, सोनिया, शानवी सभी मौजूद थे। कसक और अभय के लिए इस बार औरमन और ज्योति जी के अलावा 2 और डॉक्टर थे जो कसक के ऑपरेशन को हैंडल करने वाले थे। डॉक्टर्स ने कसक को तुरंत प्री ऑपरेशन प्रोसीजर के लिए तैयार किया। अभय उसके साथ ही रहा, उसका हाथ थामे रहा। जब उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था तो कसक ने अचानक अभय का हाथ कसकर पकड़ लिया। हब्बी आप यही रहोगे ना? उसकी आवाज में घबराहट थी। अभय ने हाँ में सिर हिलाया। अभय ने झुककर उसके माथे को चूमा और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठा रहूंगा, जैसे ही तुम आंख खोलोगी सबसे पहले मुझे देखोगी। कसक ने आंखें बंद कर ली, एक आखिरी बार उसके हाथ को दबाया और फिर नस उसे ले जाने लगी। तो आयुष ने कहा, बेस्टू तुम फिक्र मत करो, हम सब यही तुम्हारा इंतजार करेंगे, बस तुम जल्दी से ठीक होकर आ जाओ। और बाकी सब ने भी कसक उसके पास रहने के लिए कहा ताकि कसक को डर ना लगे। नज अब कसक को लेकर जा चुकी थी। अभय ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एयरशी में बैठ गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था, उसकी नजरें घड़ी पर टिकी थी। राजीव जी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ये डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अभय ने सिर्फ सिर हिलाया, उसकी आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सभी बेचैनी से टहल रहे थे, डॉक्टर्स का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और हर पल के साथ अभय की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अंदर तो कसक का ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन बाहर अभय को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था।
करीब 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। अभय तुरंत उठ खड़ा हुआ। ज्योति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, अब बस रिकवरी का टाइम है। कसक को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, थोड़ी देर में आप उसे देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ देख सकते हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। डॉक्टर ज्योति अभय को समझा कर वहां से चली गई। उनके साथ बाकी के डॉक्टर भी चले गए, लेकिन ऑर्मन वहां रुक गया था अभय के साथ। ऑर्मन ने अभय से कहा, फिक्र मत कर, वो बिल्कुल ठीक है। अभय ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसका दिल अब भी तेजी से धक रहा था। थोड़ी देर में कसक को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और जैसे ही अभय को कसक के पास जाने की इजाजत मिली, वह सीधे आईसीयू की ओर बढ़ा। कसक बिस्तर पर पड़ी थी, अभी भी बेहोश। उसके चेहरे पर पीलापन था, लेकिन सांसें नॉर्मल चल रही थी। अभय ने उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठकर उसका हाथ थाम लिया। मैं यही हूँ काशू, जल्दी से आंख खोलो। करीब 2:30 बजे का वक्त। अरविंद नीली के ऑफिस पहुंचा, एक लिली फ्लावर बुके लेकर, जिसकी स्मेल से पूरा ऑफिस महक उठा था। आयशा ने जब अरविंद को देखा तो उसने अरविंद से पूछा, सर आप आज यहाँ फिर से? लेकिन आपका केस तो बंद हो चुका है ना? अरविंद ने आयशा से कहा, वह क्या है ना, मुझे आपकी लॉयर मैडम से मिलना है। आयशा ने अरविंद से कहा, लेकिन मैडम तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, फर्म नहीं आ रही हैं, और मैंने उन्हें कॉल भी किया था, कई केसेस आए थे उनके लिए, लेकिन उन्होंने सारे केसेस लेने से मना कर दिए। उन्होंने कहा कि अभी 10 से 15 दिन तक वह रेस्ट पर हैं, क्योंकि इस बीच उन्होंने बिना रेस्ट के बहुत सारे केस हैंडल किए हैं, इसलिए हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया है। जब उनका मन करेगी वह आ जाएंगी। बेचारा अरविंद, एक बार फिर से उसका दिल उदास हो गया था। उसने आयशा को वह लिली फ्लावर बुके दिया और कहा, यह अपनी मैडम के केबिन में रख दीजिए, और थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। ये कहकर अरविंद वहां से चला गया। आयशा वह लिली का फ्लावर लेकर नीली के केबिन में गई। उसने साइड में कॉर्नर पर रखे वास पर वह लिली का फ्लावर रखा और उसने कहा, नीली मैडम, आप उन सर से मिलना क्यों नहीं चाहती? इसका मतलब ये था कि नीली ऑफिस में थी, लेकिन आयशा ने अरविंद से झूठ कहा था कि वह ऑफिस नहीं आ रही। जब डॉक्टर ने बाहर आकर यह कहा था कि कसक का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अभी कोई कसक से मिलकर उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो नीली अपने ऑफिस आ गई थी। तभी नीली ने कहा, आयशा, ऐसा मैंने जाना है कि जबरदस्ती किसी की जिंदगी में घुसा नहीं जा सकता, इसलिए खुद को दूर रखो। ये सब नीली ने मुस्कुराते हुए कहा था। उसके दिल में दर्द छुपा था। वह खुद को अरविंद से दूर रखने के लिए अपने होठों पर मुस्कुराहट बना रही थी। यह सिर्फ उसे ही पता था। आयशा ने फ्लावर सेट करने के बाद उससे कहा, ओके, आपकी मर्जी, लेकिन आज एक क्लाइंट आने वाले हैं, 3 बजे तक आपको उनसे मिलना है। नीली की जिंदगी में न्यू एंट्री। आयशा ने कहा, हाँ, फाइल आई है, मैं आपको लाकर दे देती हूँ। आयशा तुरंत केबिन से निकलकर बाहर गई और उसके रिसेप्शन डेस्क पर रखी एक फाइल को उठाकर लाकर नीली को दी। नीली ने जब फाइल खोली तो उसमें लिखा था, क्लाइंट का नाम विक्रम सिंह, 26 साल का लड़का, खुद एक लॉयर, लेकिन ड्रग केस में अरेस्ट हुआ था, और ड्रग कोई मामूली केस नहीं था। हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान उसकी कार की बैक सीट पर 3 किलो के पैकेट मिले थे और इस वक्त उसे अरेस्ट किया गया था। लेकिन क्लाइंट यह मानने को तैयार नहीं था कि यह ड्रग्स उसके हैं, जबकि सारे सबूत उस विक्रम सिंह के खिलाफ थे। ये कहा जा रहा था कि विक्रम सिंह ड्रग्स का स्मगलिंग करता है, और कहा, ये कैसे टीवी पर आया है? क्या न्यूज क्या बता रही है रिपोर्टर्स? नीली के पूछने पर आयशा ने टीवी ऑन किया और पिछले दिनों की न्यूज लगाकर नीली से कहा, देखिए, रिपोर्टर्स तो यही कह रहे हैं कि विक्रम सिंह ही कल्प्रीट है और वही ड्रग का स्मगलिंग करता है, और पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है ड्रग्स के साथ। लेकिन वह बंदा यह मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहा है कि वह ड्रग्स डीलिंग करता ही नहीं है, इस ड्रग्स से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन पुलिस को तो सबूत मिला है ना, उसके खिलाफ तो हो सकते हैं ना। नीली ने टीवी में आ रही न्यूज को देखते हुए आयशा से कहा, लेकिन आयशा, कभी कभी आंखों देखी चीज भी तो गलत होती है ना, इसकी तह तक जाना होगा। आयशा ने कहा, ये तो आपका काम है, आपको जाना होगा अगर आप ये केस ले रही हैं तो। तभी रिसेप्शन पर रखी बेल बजने लगी। आयशा केबिन से निकलकर बाहर गई तो वहां पर 2 लोग खड़े थे, एक लड़की और एक लड़का। आयशा जब वहां गई तो लड़की ने कहा, आप लॉयर नीली मल्होत्रा है? नहीं, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। आपका नाम? आयशा ने पूछा तो लड़की ने बताया, मेरा नाम अंबिका सिंह है और मैं विक्रम सिंह की बड़ी बहन हूं। मैं नीली मैडम से उन्हीं के केस के बारे में बात करने आई हूं। आयशा ने अंबिका सिंह का नाम लिखा रजिस्टर पर और साइन करवाया उससे, और उसके बाद वह नीली के केबिन में उन्हें छोड़ने के लिए गई।
जब वो दोनों चेयर पर बैठ गए तो नीली ने आयशा से कहा, आयशा 3 कप कॉफी ले आएगा। आयशा वहां से चली गई। नीली ने अंबिका सिंह से कहा, क्या कहना चाहेंगे आप? तभी अंबिका सिंह ने कहा, देखिए मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वह खुद एक लॉयर है, अपने नाम सुना होगा विक्रम सिंह का, वह सच के लिए लेते हैं, तो आप ये बताइए कि वह खुद ड्रग स्मगलिंग क्यों करेगा? और मेरा भाई खुद इन चीजों से दूर रहता है, उसे फंसाया जा रहा है, कौन फंसा रहा है, कैसे फंसा रहा है, मुझे नहीं पता। नीली अंबिका सिंह का चेहरा देख रही थी क्योंकि नीली हमेशा से आंखें पढ़ना जानती थी। तो उसने अंबिका सिंह से कहा, देखिए मैम, अगर आप सारी बातें सच सच बताएंगी तो मेरे लिए भी बेहतर होगा और आपके लिए भी। कहते हैं डॉक्टर, लॉयर और माँ बाप से कभी कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए, यह आपके लिए ही बेहतर होता है, तो मैं पहले आपके भाई से मिलना चाहूंगी और उसके बाद ही डिसाइड करूंगी कि मैं ये केस लूंगी या नहीं। अंबिका सिंह ने कहा, जी बिल्कुल, आप जैसा चाहें वैसे आप मेरे भाई से बात कर सकती हैं, और प्लीज मैम इस केस को लेने के लिए मना मत कीजिएगा, मैंने बहुत नाम सुना है आपका और बस इसी उम्मीद में आपके पास आई हूं कि आप मेरे भाई को बचा लेंगी। नीली मुस्कुराते हुए बोली, देखिए नाम से कुछ नहीं होता है, काम जरूरी है। और मैं सिर्फ बेकसूरों के ही केस लड़ती हूं, मैं आपके भाई से मिलूंगी। अगर मुझे ये लगेगा कि हाँ आपका भाई बेकसूर है तो फिर मैं उसके लिए केस लड़ूंगी। लेकिन अगर मुझे ये लगा कि आपका भाई ही कल्प्रीट है और वही ड्रग स्मगलिंग करता है तो फिर मैं आपके भाई का केस नहीं लूंगी। अंबिका सिंह बस हाँ में सिर हिलाकर रह गई और वह उठकर नीली को उसका कंसल्टेशन फीस देने के लिए जैसे ही उसने चेक देना चाहा तो नीली ने उसे मना किया और कहा, मैंने अभी यह केस हाथ में नहीं लिया है और कंसल्टेशन का मैं कोई फीस नहीं लेती हूँ, आप रहने दीजिए। अंबिका सिंह नीली की हर एक बात से इम्प्रेस हो रही थी, उसने नीली को थैंक यू कहा और वह वहां से निकलकर चली गई। अंबिका सिंह के जाने के बाद नीली ने फाइल को ध्यान से देखना शुरू किया। केस के पॉइंट्स उसे हैरान कर रहे थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार विक्रम सिंह की कार एक हाईवे चेक पॉइंट पर रोकी गई थी और बैक सीट से 3 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने विक्रम को अरेस्ट किया और उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ ड्रग स्मगलिंग केस रजिस्टर में दर्ज हुई। यह केस अगर पुलिस की नजर से देखी जाए तो बहुत सीधी थी, जैसे कि कोई हाईवे चेक पॉइंट तक का ड्राइव कर कार लेकर आया, पुलिस ने उसे रोका, गाड़ी की तलाशी हुई और गाड़ी में 3 किलो ड्रग्स मिले। इसके बाद पुलिस ने सस्पेक्ट को अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन ले गए। बस लेकिन अगर यह एक लॉयर के आंखों से देखा जाए तो ये केस इतना भी सीधा नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान जो ड्रग स्मगलिंग कर रहा हो या किसी भी तरह से उसे इस बात का डर हो कि उसे चेक पोस्ट पर पुलिस पकड़ सकती है, वह ऐसे ही अपने कार में ड्रग्स लेकर नहीं जाएगा। और विक्रम सिंह तो सीधे अपने बैक सीट पर रखे 3 किलो ड्रग्स को लेकर इजीली चेक पॉइंट्स पार कर रहे थे। क्यों? क्या उन्हें पुलिस का डर नहीं था या फिर उन्हें इस ड्रग के बारे में कुछ पता ही नहीं था? तभी आयशा ने कॉफी के कप उठाते हुए पूछा, मैडम क्या आप ये केस लेंगी? नीली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले मुझे क्लाइंट से मिलना होगा। अंबिका ने ठीक कहा, सतह पर सब कुछ उनके भाई के खिलाफ दिखता है, लेकिन सच हमेशा सतह के नीचे छिपा होता है। जेल विजिट के लिए अपॉइंटमेंट लो, मैं कल सुबह विक्रम सिंह से मिलूंगी। मुझे इंतजार है कसक के ठीक होने का। आयशा ने तुरंत फोन उठाया, उसने कोर्ट से विक्रमशिला से जेल में विकसित करने के पेपर्स बनवाए और फोन रखकर नीली से कहा, मैं कल आपको पेपर मिल जाएंगे और कल आप विक्रम सिंह से मिल भी लीजिएगा। नीली ने हाँ में सर हिलाया, उसने दोनों हाथों में पेन पकड़े थे और वह कुछ सोच रही थी कि क्या विक्रम सिंह को फंसाया जा रहा है या फिर उस पर लगाए गए चार्ज सही है। जब तक वह विक्रम सिंह से मिलेगी नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर देहरादून में दृष्टि को डिस्चार्ज मिल चुका था। पूरा खुराना परिवार खुशी से उसे घर ले आया था। दृष्टि अब हल्के हल्के रंग और चेहरे पहचानने लगी थी। हर चीज के बारे में वह अमन से पूछ रही थी और अमन भी उसे हर एक चीज के बारे में बता रहा था, कौन से कलर को क्या कहते हैं, वह कौन सा कलर है, और हर एक चीज के बारे में दृष्टि बार बार पूछ रही थी क्योंकि वह पहली बार दुनिया अपनी आंखों से देख रही थी। अमन उसके साथ हर पल था। शाम को बगीचे में बैठकर दृष्टि ने पूछा, अमन जी कसक का ऑपरेशन कैसा रहा? क्या आपने खबर ली? अमन ने अपना फोन निकाला और कहा, अभी कॉल करते हैं। उसने अभय का नंबर डायल किया। कुछ देर बाद अभय ने कॉल रिसीव किया। आवाज थकी हुई लेकिन खुशी से भरी थी। अमन ने पूछा, अभय तू कैसा है यार, और मेरी कसक कैसी है? यहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, दृष्टि अब मुझे देख पा रही है।
अभय जो इस वक्त कसक के पास उसके हाथों को थाम कर बैठा था, अमन की बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो दृष्टि की, आए ऑपरेशन सक्सेसफुल रही और अब वह तुम्हें देख पा रही है और तुम्हारी बहन भी अब ठीक है, उसे अभी होश नहीं आया है लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, जल्द ही हम सब मिलेंगे, तुम्हारी एंगेजमेंट की तैयारी हो रही है ना। अमन अभय की बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ लेकिन मुझे इंतजार है कसक के ठीक होने का, कसक ठीक होती है तो ही मैं एंगेजमेंट करूंगा। अभय भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने कहा, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, बस ये सो रही है, उठ जाए तो फिर तुम्हारी शादी में बहुत एंजॉय करेगी। आंटी ने फोन किया था मोम को, उन्होंने बताया कि वह तुम्हारी और दृष्टि की एंगेजमेंट जल्दी ही करना चाहती हैं और शादी भी, ताकि तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सको। तभी अमन मुस्कुराते हुए बोला, तुझे याद है हम सब कहते थे ना कि हम में से किसी एक की शादी हुई तो उसके बाद सभी शादी करना शुरू कर देंगे। वैसा ही हुआ, तेरी शादी कसक से हुई, उसके बाद अभिराज ने शादी कर ली, मेरी जिंदगी में दृष्टि आए और अब मैं उससे शादी करूंगा और बाकी सब भी अपनी अपनी पार्टनर ढूंढ रहे हैं शादी करने के लिए, जल्दी ही वह सब भी अपनी पार्टनर के साथ शादी की बंधन में बंध जाएंगे। अभय कसक का हाथ थाम कर बैठा था, उसने कसक के हाथ को अपने होठों से लगाते हुए कहा, सभी अपनी लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, तू अब दृष्टि का ध्यान रख और अपना भी, कसक जैसे ठीक होती है हम सब तेरी एंगेजमेंट के लिए आते हैं। अमन ने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। उसने दृष्टि को देखा जो उसकी सारी बातें सुन रही थी, दृष्टि ने अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मैं सच में बहुत लकी हूँ अमन जी, जो मुझे जीवन साथी के रूप में आप मिले और मेरे आसपास आपकी वजह से ऐसे लोग हैं जो इज्जत और प्यार दोनों देते हैं। अमन ने दृष्टि के बालों को सहलाते हुए कहा, इज्जत तो वह तुम्हें बहुत देंगे क्योंकि तुम मेरी वाइफ बनोगी और मेरे दोस्त ऐसे हैं जो दोस्त की वाइफ को या तो बहन समझते हैं या फिर भाभी, किसी की बीवी के ऊपर नियत गंदी नहीं करते क्योंकि हम सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, गद्दार नहीं। अमन ने दृष्टि के हाथों में अपनी उंगलियां फंसा दी थी और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सिमटे बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अब शाम ढलने को आ चुकी थी लेकिन कसक को होश नहीं आया था, कसक के ऑपरेशन को अभी तक लगभग 8 घंटे हो चुके थे। शाम ढलकर अब रात में तब्दील हो रही थी और अभय अभी भी कसक का हाथ थाम कर उसके पास बैठा हुआ था। सुनैना जी तभी आईसीयू वार्ड के अंदर आए, उन्होंने अभय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अभय तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है बेटा, चलो थोड़ा सा कुछ खा लो। अभय उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मॉम मेरी बीवी ने भी तो कुछ नहीं खाया है, वह एक बार उठ जाए तो फिर मैं खा लूंगा, थोड़ी बेचैनी से हो रही है मॉम। कसक उठ क्यों नहीं रही है? तभी सुनैना जी ने कसक की तरह देखा और अभय से कहा, अभय तुम्हें कसक का ध्यान रखना है बेटा, अब जब तक तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तुम कसक का ध्यान नहीं रख पाओगे, चलो थोड़ा सा खा लो। लेकिन अभय कहाँ मानने वाला था, उसने मना करते हुए कहा, नहीं मॉम अभी नहीं, एक बार कसक जाग जाए उसके बाद में पक्का खा लूंगा। अभय नहीं मान रहा था, इसलिए सुनैना जी को ना चाहते हुए भी खाने का डब्बा साइड में रखना पड़ा और वह अभय के पास बैठ गई। कुछ घंटों बाद कसक की आंखें धीरे धीरे खुली, पहली नजर उसने अभय पर डाली और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर तैर गई। अभय जो अभी भी वैसे ही कसक के पास बैठा हुआ था, कसक को आंखें खोलते हुए देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसके हाथ को चूमा और बोला, वेलकम बैक बीवी। कसक ने धीरे से अपनी आवाज में कहा, अब भी दर्द हो रहा है? कसक की मुंह से दर्द हो रहा है सुनकर अभय की बेचैनी और बढ़ गई और उसने तुरंत कहा, मैं भी ऑर्मन को बुलाता हूँ, वह देखेगा, ये कहकर वह दौड़कर आईसीयू से बाहर निकाला और ऑर्मन के केबिन की तरफ गया। वह बेधक केबिन के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा और ऑर्मन से बोला, कसक को होश आ गया है, उसे दर्द हो रहा है, चलकर देखो उसे। अभय की बात सुनकर ऑर्मन अपना स्टेटस्कोप लेकर अभय के साथ भागते हुए आईसीयू में आया। वही सुनैना जी कसक के माथे को चूमकर उसके हाथों को पकड़कर बैठी थी, उन्हें भी अपने बेटे की तरह डर लग रहा था कि कहीं कसक के ऑपरेशन के बाद वह अभय को भूल गई तो उनके बेटे का क्या होगा, वह तो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा क्योंकि कसक भले ही एबनॉर्मल थी, बच्ची जैसी थी, लेकिन वह उनके बेटे को एक एडल्ट की तरह संभालती थी, उसे प्यार देती थी और उनका बेटा यही प्यार तो चाहता था कसक से, क्योंकि कसक के प्यार में सेल्फिशनेस नहीं थी, वह प्योर थी और अभय को यही प्योर लव चाहिए थी। मुझसे प्यार करती हो ना?
ऑर्मन ने कसक को एग्जामिन किया और कसक से कुछ सवाल किया, जैसे कि उसके सामने खड़ा अभय कौन है, तो कसक ने बताया कि वह उसका हब्बी है। फिर ऑर्मन ने सुनैना जी के बारे में पूछा तो कसक ने बताया कि वो उसकी मोम है। ऑर्मन ने कसक से सवाल किया, दर्द हो रहा है? कसक ने हाँ में सिर हिलाया तो ऑर्मन ने कहा, अभी मैं नर्स को बुलाता हूँ, वह तुम्हें पेन किलर दे देगी, फिर सारा दर्द ठीक हो जाएगा। कसक ने हाँ कहा तो ऑर्मन ने तुरंत नर्स को बुलाया। नर्स ने पेनकिलर दिया और कहा कि अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ऑर्मन और नर्स वार्ड से बाहर चले गए। अभय ने कसक के माथे पर पसीना पोंछा और बोला, देखो मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कसक ने हाँ में सिर हिलाया और कस के अभय के हाथ को पकड़ते हुए बोली, हब्बी सच में बहुत दर्द हो रहा है। कसक की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह शुरू से ही इंजेक्शन लगवाने से डरती थी, लेकिन सिर्फ अभय के प्यार और केयर की वजह से वह अपना ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हुई, और ऑपरेशन करवाने के लिए उसे कितने इंजेक्शन लगे उन सब के लिए भी तैयार हुई। अभी हॉस्पिटल में कोई भी मौजूद नहीं था, ना विजय जी थे, न ही और कोई था। अभय ने सबको यह इन्फॉर्म तो कर दिया था कि कसक को होश आ गया है, लेकिन किसी को भी यहां आने से मना कर दिया था, क्योंकि अभी वह आते कसक से मिलकर फिर घर जाते। इससे बेहतर था कि अभय ने उन्हें कल सुबह आने के लिए कहा था। विजय जी को भी अभय ने कसक के ऑपरेशन सक्सेसफुल और उसके होश में आने की खबर दे दी थी। कसक के हाथ को थामकर अभय बैठ गया था। उसने प्यार से कसक के गाल को छूते हुए कहा, बीवी थोड़ा दर्द होगा, ठीक होना है ना, तुम्हें बर्दाश्त कर लो। अभय कसक से यही कह सकता था, क्योंकि वह ना तो झटके में कसक का दर्द दूर कर सकता था और ना ही उसे कुछ और कहकर फुसला सकता था। कसक अभी भी इंजेक्शन के असर में थी, इसलिए वह अभय का हाथ थामे हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। कसक को वापस सोते हुए देखकर सुनैना जी ने अभय से कहा, कसक ठीक है, होश में आ गई है और वह वापस से सो गई है। तो अब तुम कुछ खा लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खा लो बेटा। तभी वहां आयुष अंदर आते हुए बोला, थोड़ा सा क्यों? पेट भर के खाओ ना भाई, क्योंकि मैं अपनी बेस्टू का ख्याल रखने के लिए आ गया हूं। अब आप आराम से खाना खाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो, तब तक मैं यहाँ अपनी बेस्टू के पास बैठा हूं। जब वह होश में आएगी तब मैं उससे ये कह सकता हूं, ना कि मैं देर रात तक जागकर उसका ख्याल रख रहा था, नहीं तो वह उठकर पहले मुझे ही मारेगी। ये कहते हुए आयुष हंसने लगा था। अभय जानता था कि आयुष के लिए कसक सिर्फ उसकी भाभी नहीं है, बल्कि वह उसकी बेस्टू है, जिससे वह हर एक चीज बोल सकता है, उसके साथ मिलकर अभय का बैंड बजा सकता है, हर चीज एक बच्चे के जैसा उसके साथ खेल सकता है। और यही तो था अभय के लिए, आयुष उसका पहला बच्चा था और अब कसक उसकी बीवी के साथ साथ उसका दूसरा बच्चा बनी हुई थी। अभय जाकर वह वार्ड में साइड में रखे सोफे पर बैठ गया। सुनैना जी भी जाकर सोफे पर बैठी और अपने साथ घर का लाया हुआ खाना अभय के लिए निकालने लगी। वहीं आयुष कसक के पास बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ गया। अभय जब से कसक का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तब से हॉस्पिटल में ही था। वह एक पल के लिए भी चैन से ना तो बैठा था और ना ही हॉस्पिटल से बाहर गया था। सुनैना जी अपने हाथों से उसे खाना खिला रही थी और अभय की निगाहें बेड पर सोई हुई कसक पर थी। कुछ दो चार निवाले खाने के बाद अभय ने सुनैना जी को रोकते हुए कहा, मॉम हो गया, भूख नहीं है ज्यादा, आपकी बेटी ठीक हो जाए ना फिर मसालेदार खाना बनाकर उसे भी खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा। सुनैना जी मुस्कुराई और उन्होंने खाने का डब्बा बंद करते हुए कहा, मैं भी यही चाहूंगी कि वह जल्दी से ठीक हो जाए और तुम्हारा ख्याल रखने लगे, बस तुम दोनों को साथ में खुश देखना है। अभय मुस्कुराया और उसने आयुष से कहा, अब मॉम को लेकर घर जाओ और शैतानी मत करना, वरना याद है ना मेरी मार छड़ी से पिटूंगा। आयुष मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ दूंगा? मेरी बेस्टू के हाथों आपको पिटवा दूंगा, फिर देखना कैसे उछलोगे आप, इसलिए ज्यादा रौब मत दिखाओ मुझ पर, मेरे पास सबसे बड़ा वेपन है मेरी बेस्टू जो मेरे साइड रहती है। अभय बोला, हाँ हाँ जाओ जाओ, जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ना तो वह तुम्हारी बात नहीं माँ क्षत्रिय, मेरी बात माँ क्षत्रिय, और उस वक्त वह मेरे लिए तुमसे लड़ाई करेगी। अब निकलो मॉम को लेकर यहाँ से। आयुष ने अभय को मुंह बनाकर देखा और सुनैना जी को वहां से लेकर निकल गया। अभय कसक को प्यार भरी नजरों से देखते हुए जाकर उसके पास स्टूल पर बैठा और उसके हाथ को थामकर उसके चेहरे को देखने लगा। बाहर बादल गरज रहे थे, जैसे तेज बारिश होने वाली है। अभय ने बाहर के मौसम को देखते हुए कहा, कल भी ऐसी बारिश हो रही थी ना, और तुम बेफिक्र सी बारिश में भीगकर डांस कर रही थी।
उस वक्त तुम बहुत प्यारी लग रही थी जान, तुम ठीक हो जाओगी ना तो ऐसी ही बारिश में फिर से भीग कर तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ, तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक नॉर्मल कपल की तरह वक्त गुजारना चाहता हूँ, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। रात गहरी हो रही थी और कसक फिर से सो गई। अभय उसके बगल में ही बैठा रहा, उसकी हर सांस पर नजर रखे हुए। बाहर बारिश तेज हो रही थी और कमरे में सन्नाटा था। अभय ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन सोचा, इस बारिश की तरह ही तुम भी मेरी जिंदगी में आई थी बिन बुलाए, लेकिन हर बूंद की तरह तुमने मेरे सूखे दिल को हरा भरा कर दिया। अब जब तुम ठीक हो जाएगी तो हम एक नई शुरुआत करेंगे। अभय ने कसक से कहा, बीवी अभी तुमने सुना आयुष क्या कह रहा था, वह मुझे तुमसे पिटवाएगा। बीवी तुम मेरे भाई के कहने पर मुझे पीटेगी नहीं ना, मुझसे प्यार करती हो ना। अभय के ये कहने पर अभय के हाथों पर कसक की पकड़ मजबूत हो गई। तुम्हारी बाहों की आदत हो गई है। अभय कसक के हाथों को देखता तो कभी कसक के चेहरे को, और फिर उसने कसक के हाथों को अपने होठों से छूते हुए कहा, हाँ बाबा मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो मैंने आयुष से कह दिया कि तुम ठीक होने के बाद उसकी बात नहीं माँ क्षत्रिय है ना बीबी, मेरी बात माँ क्षत्रिय ना। अभय कसक से बातें करते हुए खुद भी उसके बेड पर सिर रखकर सो गया था, क्योंकि सुबह से वह भी एक जैसा जगा हुआ था, ना आराम किया था ना ही चैन से बैठा था, इसलिए वह भी पूरी तरह से थक चुका था। और अभी कसक के पास बैठकर उससे बातें करते हुए वह भी धीरे धीरे नींद की आगोश में जा चुका था। अभी तो रात होने की वजह से कसक और अभय दोनों ही चैन से एक दूसरे के पास सोए हुए थे। जब आधी रात को अभय को नींद नहीं आने की वजह से उसकी आंखें खुल गई थी तो उसने कसक को देखा जो आराम से सो रही थी और अभय स्टूल पर बैठा बस उसे देख रहा था। कसक का बेड बहुत बड़ा था, आराम से उसमें 2 से 3 लोग आ सकते थे, आराम से सो सकते थे। अभय उठा और कसक के पास लेट गया। उसने अपना सिर कसक के सीने पर रखा और धीरे से उसके सीने को किस करते हुए बोला, बीवी मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अब तुम्हारी बाहों की आदत हो गई है, जब तक तुम्हारे सीने पर सिर नहीं रखता ना नींद नहीं आती है। हाँ तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है बीवी, लेकिन तुम्हारे सिर का ऑपरेशन हुआ है, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन मेरा क्या, मैं तो तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। ये कहते हुए अभय बार बार कसक के सीने को किस कर रहा था और फिर वह चुपचाप कसक को देखता हुआ सो गया, क्योंकि कसक की नींद खराब हो सकती थी इसलिए वह बहुत आहिस्ते से अपनी हरकतें कर रहा था। सुबह के 8:00 बजे जब ऑर्मन और ज्योति जी कसक की आईसीयू वार्ड में आए तो उन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए देखा। कसक तो सीधी लेटी थी, अभय उसके पास सोया हुआ था। ज्योति जी ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए और मन की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, जाकर उठाओ उसे, इतना वक्त हो गया है, ये कब से इतने वक्त तक सोने लगा। ऑर्मन भी हंसते हुए बोला, मॉम जब से कसक आए हैं ना सबकी आदतें बिगड़ गई हैं, इससे भी उसके पास चैन की नींद आती है, वरना पहले कहाँ ये दिन रात उल्लू की तरह जागता रहता था। ज्योति जी बोली, हाँ ठीक है, लेकिन अभी उसे जगाना जरूरी है, हमें कसक का चेकअप करना है, जाओ उसे जगाओ। ऑर्मन हाँ में सिर हिलाकर अभय को देखते हुए आगे बढ़ गया, बेचारा शेर के मुंह में हाथ डालने जा रहा था। ऑर्मन अभय के पास गया और आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाते हुए बोला, अभय अभय उठ जा, सुबह के 8:00 बज गए हैं, कितनी देर तक सोता रहेगा, उठ, हमें कसक का चेकअप करना है। अभय जो कल सुबह से जागा हुआ था, थका हुआ था, उसे अभी अपनी बीवी की बाहों में बहुत सुकून भरी नींद आ रही थी, लेकिन उसकी सुकून भरी नींद में खलल डालने के लिए उसी का बेस्ट फ्रेंड आया हुआ था। अभय ऑर्मन को घूर कर देखते हुए बेड से नीचे उतर गया और साइड में खड़ा हो गया। ऑर्मन को समझ आ गया था कि अभय जिस तरह से उसे देख रहा है बाद में जरूर उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन बेचारा अभी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय कसक का चेकअप करने के। कसक भी अब जाग चुकी थी और ऑर्मन की बात करने की आवाज की वजह से उठ गई थी। कसक बार बार अपनी आंखों को खोलती और बंद करती, खोलती फिर बंद करती, इस तरह से वह अभय को देखने लगी थी। अभय मुस्कुराकर उसे देखते हुए आंखों से शांत रहने के लिए कह रहा था। ऑर्मन ने कसक का चेकअप किया और कसक की आईवी में एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद उसने प्यार से कसक के बालों को सहलाते हुए कहा, जल्दी से ठीक हो जाओगी, और मैंने तुम्हें पेन किलर का इंजेक्शन दिया है तो ज्यादा दर्द भी महसूस नहीं होगा, ठीक है। कसक ने हाँ में सिर हिलाया तो ऑर्मन पीछे मुड़ा और अभय से बोला, मुझे बाद में घूर लेना और अपने मन में जितना चाहे उतना गालियां दे देना, फिलहाल अभी बाहर चल कुछ बात करनी है।
अभय ने जाते हुए कसक से कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे भाई से बात करके आता हूँ। कसक ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया और वह अपनी आंखें बंद करके वापस सोने लगी। वहीं अभय और मन के साथ बाहर आया, उनके साथ ज्योति जी भी थी। कुछ देर तक तीनों शांत रहे, तभी ज्योति जी ने अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभय देखो, कसक के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और कोई भी ऐसे सिम्टम्स हमें नजर नहीं आए जिससे ये कहा जाए कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हुआ हो। कसक अब तक सबको पहचानती है, वह जैसे पहले बातें करती थी वैसे करती है, लेकिन हाँ अब वह थोड़ी मैच्योर होगी, उसे बहुत सी चीजें जानने की ललक होगी, जैसे क्यूरियोसिटी होती है ना कुछ चीजों की जानने की, वैसे ही पहले वह हरकतें बच्चे जैसी करती थी, हाँ वह होगी, लेकिन थोड़ी एडल्ट टाइप भी होगी। बहुत ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें उससे समझना होगा। कसक खुद भी बहुत सी चीजें समझने की कोशिश करेगी और उसका ध्यान रखना होगा कि पिछली बातों को जो वह भूल चुकी है उससे याद ना दिलाया जाए। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि कसक कुछ भी भूली है, लेकिन अगर ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से वह घर जाए और उसके बाद किसी चीज के बारे में वह तुमसे या घर में किसी से भी यह कहे कि उसे इस बारे में नहीं पता है, तो उसे प्रेशराइज नहीं करना है उस चीज को याद करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके दिमाग में जो ब्लड क्लॉट्स निकल चुके हैं उसकी वजह से कसक उस चीज को भूल चुकी है। वह अपने आगे की तरफ बढ़ रही है, अभय पीछे नहीं, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि कसक अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना डाले। और हाँ, अभी उसे 2 दिन और एडमिट रखना है हॉस्पिटल में, उसके बाद उसे तुम घर ले जा सकते हो। और हाँ, ठीक 6 महीने के बाद उसकी 3rd ऑपरेशन होगा। कसक इस ऑपरेशन के सारे मेडिसिन अपनी कंप्लीट कर लेगी, उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद उसकी 3rd ऑपरेशन होगी। तब तक तुम उसे जितना चाहे उतना हर एक चीज के बारे में बता सकते हो, समझा सकते हो, अपने और उसके रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। जैसे ही ज्योति जी ने ये कहा कि कसक के साथ अपने रिश्ते को अभय आगे बढ़ा सकता है, तो अभय ने उनसे कहा, लेकिन 3rd ऑपरेशन से पहले तो ऐसा नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि उसका दिमाग तो अभी बच्चों का ही है। तभी ज्योति जी ने कहा, नहीं, अब उसके 2 ऑपरेशन हो गए हैं और वह अब मैच्योर हो रही है, तुम उसकी बातों में, उसकी बिहेवियर में इस चीज को देख पाओगे। फिलहाल अभय कसक को किसी चीज के लिए प्रेशराइज मत करना। वह कुछ सोच रहा था। तभी ज्योति जी वापस से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अभय तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हो और कसक मेरी बहू। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि तुम दोनों के बीच में कभी दूरियां हो। इसलिए मैं कह रही हूं कि धीरे धीरे उससे वह सभी चीजें दो जो तुम्हारे और उसके रिश्ते को मजबूत करेगी। मैं जानती हूं कि तुमने अभी तक उसके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं की है। बेटा, उसे प्यार का मतलब सिखाओ। मैंने देखा है कि वह सिर्फ तुम्हारे साथ रहने की वजह से ये सब कर रही है। तुम सोचो, जब वह अपने 7 साल की उम्र में तुम्हारे साथ सिर्फ रहने के लिए ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार है, तो जब वह ठीक होगी तो वह तुमसे कितनी मोहब्बत करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? अभय ने हाँ कहा तो ज्योति जी वहां से चली गई, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वह इस वक्त सुबह सुबह कसक का चेकअप करने के बाद अपने घर जाने वाली थी। उनके जाने के बाद ऑर्मन ने अभय से कहा, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? सब ठीक होगा, वह तुझे प्यार करती है यार बहुत, इसलिए कह रहा हूं कि उसके साथ रह, उसे अपनी आदत डालवा। देख, अभी तक 3rd ऑपरेशन की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, इसलिए कसक का ध्यान रख। मैं कहता हूं कि तू अपने और उसके रिश्ते को आगे बढ़ा। तभी अभय चेयर पर बैठ गया और वह ऑर्मन की तरफ देखने लगा। फिर उसने कहा, तुझे क्या लगता है कि वह ये सब बर्दाश्त कर पाएगी? वह अपने दिमाग से ही नहीं, अपनी उम्र से भी बच्ची है, तुझे पता है ना, वह मुझसे 9 साल छोटी है। ऑर्मन भी अभय के पास बैठा और बोला, हाँ मुझे पता है वह तुझसे 9 साल छोटी है, लेकिन तू उससे प्यार तो करता है। क्या उसे जिंदगी भर अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाएगा? ठीक है, वह तुझसे छोटी है, लेकिन कभी तो तू उसके साथ आगे बढ़ेगा। और जब भी तू आगे बढ़े तब भी वह तुझे 9 साल ही छोटी रहेगी। लेकिन एक पल ऐसा आएगा कि वह खुद चाहेगी कि तू उसे प्यार करे, तब तो तुझे वो जैसा चाहेगी वैसा करना पड़ेगा ना। तो तू उसे प्यार कर, उसे समझा कि तेरी और उसके बीच कैसा रिश्ता है, क्योंकि अगर 3rd ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे उसका दिमाग तुझे भूल जाएगा। बस इसलिए हम सब चाहते हैं कि उसका दिल तुझे ना भूले, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान जो मेडिसिन हम देंगे उससे उसकी मेमोरी वापस आ सकती है, लेकिन अगर उसके दिल में तेरे लिए कोई चाहत नहीं बचेगी ना, तो तू उसकी चाहे कितनी भी ट्रीटमेंट करवा ले, वह तेरे पास नहीं आएगी। वह तुझे भूलकर तुझसे दूर चली जाएगी अपनी नई जिंदगी शुरू करने।
जैसे ही ऑर्मन ने ये कहा अभय की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने एकदम से ऑर्मन के कॉलर को पकड़ लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यह बोलने की? वह सिर्फ मेरी है, मेरी ही रहेगी, वह इस दुनिया में ही मेरे लिए आए है, वह कभी मुझसे दूर नहीं जाएगी, किसी और के पास तो कभी नहीं जाएगी। ऑर्मन ने मुस्कुराते हुए अभय के हाथ को अपने कॉलर से हटाया और कहा, जब तुझे सुनने में इतनी तकलीफ हो रही है तो जब ऐसा होगा तब तू क्या करेगा? अभय चुप हो गया था। ऑर्मन उससे आगे बोला, मैं तुझे और कसक को साथ देखना चाहता हूं, बस इसलिए ये सब कह रहा हूं। तुझे पता है विजय जी क्यों उसका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे? क्योंकि वह सब कुछ भूल जाती और जो विजय जी ने हमें उसके बारे में बताया था कि वह विजय जी की बेटी नहीं है बल्कि उनकी फ्रेंड कुसुम और कृष्णा राव की बेटी है और सिर्फ वह उसके पिता बनकर उसकी देखभाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कसक की ट्रीटमेंट में वह उन्हें भूल जाए और उनसे दूर चली जाए। अब यही कंडीशन तेरे सामने है, तू कसक का ऑपरेशन करवा रहा है उसे ठीक करवाने के लिए, लेकिन तुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जान खतरे में है और अगर वह तुझसे दूर जाती है और किसी और की नजरों में चती है तो उसकी जान जा सकती है। अब चुपचाप अभय चेयर में बैठा था, इसलिए ऑर्मन ने उससे आगे कुछ नहीं कहा और वह वहां से उठकर चला गया और अभय बस उसकी बातों में उलझा हुआ ये सोच रहा था कि अगर कसक उसे भूल गई तो इतने दिनों से उसके दिमाग में यह बात थी, लेकिन वह कसक के आगे सब कुछ भूलकर बस उसके साथ वक्त बिता रहा था और आज यही चीज उसे ज्योति जी और ऑर्मन कह रहे थे। अभय कुछ देर बाहर बैठने के बाद वार्ड के अंदर चला गया। कसक जागी हुई थी और उसने अभय से कहा, हब्बी मुझे पिछली बार की तरह पास्ता बनाकर खिलाओगे? यम्मी था, बेस्टू ने मेरा पास्ता चुरा लिया था लेकिन इस बार मैं नहीं दूंगी, मैं पहले ही खा लूंगी। अभय ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, ठीक है बना दूंगा, लेकिन अभी हॉस्पिटल में होना तो अभी सूप और दलिया खाना पड़ेगा। कसक अभय की बात सुनकर मुंह बनाने लगी। तभी वहां सुनैना जी आए और उन्होंने अभय को देखकर कहा, अभय तुम जाकर फ्रेश हो जाओ बेटा, मैं कसक को सूप पिला देती हूँ। अभय बिना कुछ बोले चुपचाप वॉशरूम की तरफ चला गया। सुनैना जी सूप को बाउल में निकालकर कसक के पास बैठी और उसे चम्मच में लेकर फूंक फूंक कर पिलाने लगी। कसक भी पीने लगी और उसे काफी अच्छा टेस्ट लगा तो उसने पूछा, मम्मा ये किस चीज का सूप बना है? बहुत यम्मी है। तभी सुनैना जी ने उससे कहा, तुम्हें पसंद आया ना? ये सारी सब्जियों का सूप है, मैंने इसमें सारी चीज डाली है, गाजर खीरा टमाटर प्याज सभी सब्जियों का मिक्स वेजिटेबल सूप बनाया है मैंने, तुम्हारी हेल्थ को देखते हुए ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कसक सुनैना जी से बातें करते हुए पूरा सूप पी गई थी और उसका पेट भी भर गया था तो उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, सूप टेस्टी था मम्मा और पेट भी भर गया। तभी वहां पर ऑर्मन आया और उसने कसक से कहा, सूप पीकर पेट भर गया है तो दवाई भी खा लो। कसक उसे देखकर मुंह बनाते हुए सुनैना जी के हाथ को पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मॉम ऑर्मन भाई बहुत गंदे हैं, बस मुझे कड़वी दवाई खिलाते रहते हैं। ऑर्मन कसक की बात सुन चुका था तो उसने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्यूट रैबिट ज्यादा मत बोलो वरना इंजेक्शन लगा दूंगा, चुपचाप से मेडिसिन खा लो। कसक मुंह बनाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दी तो ऑर्मन ने उसके हाथ में 3-4 गोलियां और पानी की गिलास दे दिया तो कसक ने मुंह बनाते हुए ही जल्दी से मेडिसिन अपने मुंह में डाली और गटागट करके पूरा पानी पी गई। हेलो दोस्तों, ये थोड़ा छोटा पार्ट है, आगे इससे ज्यादा टाइम का वीडियो आएगा।